नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं राज्यसभा के बारे में। इससे पहले वाले जो पॉलिटी का वीडियो आया था उसमें हमने संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा था और जाना था कि संसद यानी कि पार्लियामेंट तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इसमें हमने लोकसभा के बारे में कुछ बातें जानी थी, लेकिन लोकसभा के लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे। फिलहाल ये जो वीडियो है वो राज्यसभा के और उसके कार्य वगैरह के बारे में है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। राज्यसभा राज्यसभा यानी कि जिसे द स्टेट ऑफ काउंसिल भी कहा जाता है या फिर राज्यसभा भी बोला जाता है इंग्लिश में। इसका जो वर्ण है वो अनुच्छेद 80 में है, यानी आर्टिकल 80 में है। आर्टिकल 79 में संसद के बारे में बताया गया, जो संसद के तीन अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, जिसमें राज्यसभा का वर्ण अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, राज्यसभा के कुछ अन्य नाम है, जैसे उच्च सदन या फिर तृतीय सदन या वरिष्ठ सदन भी कह दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं राज्यसभा के। तो राज्यसभा की सबसे पहले हम बात करेंगे सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या होती है वो अधिकतम 250 हो सकती है। ठीक है, जो पहले निर्धारित किया गया था, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें निर्धारित किया गया था राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या होगी वो 250 होगी। इसमें 238 सदस्य होंगे वो संघ शासित प्रदेशों और राज्यों से होंगे और बाकी जो 12 सदस्य होंगे वो मनोनीत किए जाएंगे। लेकिन बाद में वर्तमान स्थिति यह है कि राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या जो है 245 है। इसमें 233 सदस्य संघ शासित प्रदेशों और राज्यों से आ सकते हैं और 12 सदस्य आ सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया सकता है। तो 2 बार हमने जाना कि मनोनीत होता क्या है। तो ऐसे राज्यसभा के सदस्य जो कोई चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव जीत कर ही ना आए हों, बल्कि उन्हें डायरेक्ट वो पद को क्या किया गया है, उनका वो पद दिया गया है, राज्यसभा के सांसद के लिए मनोनीत किया गया है। अब ऐसे लोगों के मनोनयन किस आधार पर किया जाता है? कोई ना कोई आधार तो होता होगा। जी हाँ, उनका आधार होता है ऐसे व्यक्ति जो कला के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हों, उसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में या फिर वो समाज सेवा के क्षेत्र में, ठीक है, या फिर आप साहित्य के क्षेत्र में बात कर लीजिए या फिर विज्ञान के क्षेत्र में या फिर खेल को भी इसमें शामिल कर लिया। खेल से देखा जाए तो सचिन तेंदुलकर राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था। ठीक है, कला से देखा जाए तो कला से तो बहुत लोग बनते हैं, जैसे कि कितने हीरो, एक्टर, एक्ट्रेस वगैरह। उसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से और साहित्य के क्षेत्र से भी कुल 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति के सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों की संख्या की बात की जाएगी तो जो संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय कुल 250 सदस्य होंगे, ऐसा कहा गया था। इसमें से 238 सदस्य जो संघ शासित क्षेत्रों और राज्यों से चुन के आएंगे और बाकी के 12 सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। उनका जो मनोनयन होगा वो इस आधार पर होगा कि वो कला, चिकित्सा, समाज सेवा, साहित्य या विज्ञान या फिर खेल के क्षेत्र में विशेष स्थान रखते हो। ठीक है, वर्तमान राज्यसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम 245 है। वर्तमान संख्या अधिकतम 250 हो सकती है, ये बात याद होनी चाहिए। वर्तमान संख्या 245 है, जिसमें से 233 सदस्य राज्यों से या फिर केंद्र शासित प्रदेश से दोनों में चुन के आते हैं और 12 सदस्य जो आते हैं वो मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें कहाँ हैं, तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कुल 31। अब बात करते हैं राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो योग्यताएं होती है, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उन सब का वर्णन अनुच्छेद 102 यानी कि आर्टिकल 102 में 102 में किया गया है। ठीक है, सबसे पहली योग्यता हो तो भारत का क्या होना चाहिए, नागरिक होना चाहिए। उसके बाद वो 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो उम्र होती है वो लोकसभा के लिए क्या होती है, लोकसभा के लिए होती है 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए क्या होती है, राज्यसभा के होती है 30 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन इस तरह बन सकता है आपके एग्जाम में कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, तो वही होनी चाहिए जो लोकसभा का सदस्य तो प्रधानमंत्री के नेता के रूप में चुने जाते हैं, बहुमत प्राप्त दल का नेता ही तो प्रधानमंत्री बनता है। तो 25 वर्ष होना चाहिए प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम उम्र। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा से है और वहां से प्रधानमंत्री के लिए चुना जाता है तो उस दशा में 30 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेना चाहिए। ठीक है, और हम इसको आगे बढ़ते, मत देने के लिए उम्र 18 वर्ष है। ग्राम पंचायत के चुनाव में 22 वर्ष। ठीक है,
तो हम बात करते हैं राज्यसभा के योगदान की, ठीक है। सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, फिर वो 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वो किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि वो राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। संसद के अधिनियम ने जो योग्यताएं निर्धारित की हैं, उन सब योग्यताओं का उसे पालन करना होगा। उन सब योग्यताओं के आधार पर ही उसका राज्यसभा सदस्य के लिए वो चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। उसके अलावा वो पागल या दिवालिया ना होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट कंडीशन है कि देश के किसी भी न्यायालय द्वारा उसे फौजदारी मामलों में, यानी मारपीट झगड़ा वगैरह जो फौजदारी मामले होते हैं, उनमें 2 या 2 वर्ष अधिक के कारावास उसे ना हो, ठीक है। तो राज्यसभा के लिए योग्यताएं हो जाए, ठीक है। वो हम बात करेंगे निर्वाचन की। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन प्रक्रिया होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। अप्रत्यक्ष तरीके का मतलब क्या है, अभी हम तुरंत जानेंगे। एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष तरीके का मतलब ये है कि जब हम लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, जिन्हें हम संसद बोलते हैं, तो लोकसभा सदस्यों का चुनाव भारत के नागरिक जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं और पागल दिवालिया या फिर कोढ़ ना हो, वो चुनाव देने के मत देने का अधिकार उसके पास है, ठीक है। अब मत देने का जब अधिकार उसके पास है तो वो अपने क्षेत्र से सदस्यों का चुनाव करता है जो लोकसभा के सदस्य बनते हैं। लेकिन राज्यसभा के मामलों में ऐसा नहीं है। राज्यसभा के मामलों में भारत का जो आम नागरिक है वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे नहीं कर सकता। हाँ, वो जो सदस्य चुनता है, जो लोकसभा और विधानसभा में जो विधायक बन के आते हैं, लोकसभा जो संसद होते हैं, तो वो सदस्य जाकर वहाँ से अपने अपने राज्यों से राज्यसभा के सदस्यों के लिए वोटिंग का काम करते हैं, चुनने का काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आप समझ गए होंगे कि अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं राज्यसभा के कार्यकाल की। तो राज्यसभा कार्यकाल के बारे में आर्टिकल 81(1) में बताया गया है। उसमें यह बताया गया है कि राज्यसभा जो होगी एक स्थायी सदन होगी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि क्या राज्यसभा भंग हो सकती है? तो नहीं, राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, एक स्थायी सदन है। हाँ, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, जिसमें से 1/3 यानी 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये बात यहाँ पर लिख दी गई है। अब बात करते हैं पदाधिकारी की। राज्यसभा का संचालन जो होता है वो राज्यसभा के एक सभापति होते हैं और एक उपसभापति होते हैं। अब सभापति जब उपस्थित नहीं होता है तो उपसभापति राज्यसभा का कार्यकाल देखता है या फिर दोनों मिलकर देखते हैं। जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति का चुनाव भी जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से, राष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति होता है। उस राज्यसभा के सभापति के लिए ही वेतन वगैरह सब सुविधाएं मिलती हैं। हाँ, अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो वो उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के रूप में, जब तक कि वो राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं या फिर देश से बाहर किसी अन्य देश विदेश दौरे पर गए हैं, उस समय वो चाहे तो अपना चार्ज उपराष्ट्रपति को देकर जा सकते हैं। अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो जाए उस कंडीशन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस कार्यकाल को देखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सभापति का जो कार्यकाल होता है वो यहाँ से 5 वर्ष होता है। क्यों होता है? क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव तो 6 वर्ष के लिए होता है, लेकिन ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं इनका चुनाव जो होता है वो 5 साल के लिए होता है, ठीक है। वही जो उपसभापति होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्यों में से ही उपसभापति का चुनाव किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव योग्यता द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को हटाया सकता है और सभापति को हटाया सकता है? तो बिल्कुल हटाया सकता है, ठीक है। उसके लिए सभापति को यानी राष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अयोग्यता या अविश्वास प्रस्ताव को पास होना होगा साधारण बहुमत से, यानी 2/3 से। उसके बाद उपसभापति को हटाने के लिए केवल राज्यसभा में पास होना चाहिए साधारण बहुमत से। उपसभापति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता है, लोकसभा से कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं गणपूर्ति यानी कोरम व्यवस्था की। राज्यसभा का कार्यकाल सुचारू चले उसके लिए कम से कम 1/10 सदस्य होने चाहिए। अगर कुल सदस्य 245 है तो 1/10 यानी 24.5, तो सीधे सीधे 25 सदस्य कम से कम होंगे, तब राज्यसभा की कार्यवाही को संचालित किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं वेतन की। तो वेतन जो होता है राज्यसभा के सभापति का, वो राज्यसभा के उपराष्ट्रपति के रूप में न मिलकर राज्यसभा के सभापति के लिए उसे वेतन मिलता है, ठीक है। और वो वेतन भारत की संचित निधि से प्राप्त किया था। वर्तमान में जो वेतन मिलता हो वो करेंट का विषय है, आप उसे देख सकते हैं, अपने द्वारा ढूंढ सकते हैं। अब बात करते हैं
शक्ति एवं कार्य, यानी राज्यसभा की कुछ शक्तियां और कार्य हैं। सबसे पहले दिया गया संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन के मामले में जो राज्यसभा की शक्तियां हैं वो लोकसभा की शक्ति के लगभग समान है, ठीक है। यानी कोई भी संविधान संशोधन करना होगा तो उसे लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा से ही पास होना होगा। उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो नया कानून या संविधान बन सकता है। अब विधायी शक्तियों के मामले में भी लगभग, यानी विधि निर्माण के मामलों में हमारे संसद का काम ही है विधि निर्माण करना। तो विधि निर्माण के मामलों में भी राज्यसभा की जो शक्तियां हैं वो लोकसभा के लगभग समान ही है, ठीक है। और गैर वित्त मामले, जो मामले वित्त यानी फाइनेंस से संबंधित ना हो, उसमें भी राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के समान ही होती हैं लगभग। एक टॉपिक बनता है आर्टिकल 108 यानी अनुच्छेद 108 से। कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें लोकसभा और राज्यसभा में आपसी सहमति नहीं बन पाती है, तो उस बिल को पास करने के लिए एक संयुक्त बैठक की व्यवस्था भी हमारे संविधान में की गई है। उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है और वो 108 अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक होती है और उस बैठक में किसी विधेयक को पास किया जाता है, ठीक है। अधिकांश मामलों में ऐसा होता है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, इस वजह से लोकसभा के सदस्यों का जो अपना मत होता है, अपना मन होता है, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए वो विधेयक पास हो जाता है संयुक्त बैठक में आने के बाद भी। कई मुद्दों पर लोकसभा राज्यसभा टकराव भी होता है। अब आते हैं विधेयक को 6 माह तक। ये किसका कहने का क्या मतलब है? कोई भी विधेयक राज्यसभा जो है वो अपने पास अधिकतम 6 माह तक लटका के रख सकती है। अगर वो 6 माह के अंदर इस टाइप के विधेयक को जो विधायी शक्तियां हैं उसे पास नहीं करती है तो राज्यसभा से पास मान लिया जाएगा। अब बात आती है वित्तीय शक्ति यानी फाइनेंशियल पावर की। तो वित्तीय शक्ति के मामले में राज्यसभा वो शक्तिहीन है। वित्तीय विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक विचार कर सकती है। कोई भी वित्तीय विधेयक अगर राज्यसभा में आता है और लोग राज्यसभा के सदस्य पास नहीं करना चाहती है तो भी मैक्सिमम 14 डेज उसके बाद वो राज्यसभा से पास मान लिया जाएगा, क्योंकि जो भी वित्तीय विधेयक होते हैं जनता के हित से जुड़े होते हैं और जनता के हित से जुड़े फैसले जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं, जो कि लोकसभा के सदस्य भी होते हैं। अब आते हैं लोकसभा की सिफारिश मानने के लिए, लोकसभा जो होती है राज्यसभा की सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं होती है, ठीक है। अब कार्यपालिका संबंधी शक्तियां देखते हैं। लोकसभा की तुलना में कार्यपालिका संबंधित कम शक्ति। कार्यपालिका यानी जो लोकसभा के चुन के आते हैं उनमें से वो मंत्रिमंडल का चुनाव होता है, मंत्रिपरिषद का चुनाव होता है, मंत्रिपरिषद को ही हम कार्यपालिका कहते हैं, ठीक है। कार्यपालिका यानी कि मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के सदस्यों में से ही चुन के आते हैं, तो लोकसभा जनता के लिए उत्तरदायी होते हैं, न कि राज्यसभा के प्रति। हाँ, वो राज्यसभा उनसे कुछ पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं राज्यसभा के सदस्य, या फिर वो काम रोको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या फिर मर्यादा भंग प्रस्ताव के द्वारा वो मंत्रिपरिषद का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है, लेकिन उन्हें रोक नहीं सकती। और एक बात होता है कि क्या अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा से हटाया सकता है? तो ऐसा नहीं है। कोई भी राज्यसभा का सदस्य या फिर राज्यसभा किसी भी मंत्रिपरिषद के सदस्य को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा नहीं हटा सकती। इस वीडियो में हमने जाना राज्यसभा के बारे में, ठीक है। और राज्यसभा यानी जिसे हम इसका वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है, ठीक है। इसे उच्च सदन नीति सदन भी कहा जाता है, ठीक है। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या वर्तमान में 245 सदस्य है, जिसमें 233 और 233 जो राज्यों के शासित प्रदेशों द्वारा चुन के आते हैं, 12 ऐसे हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन होते हैं। उनका मनोनयन कला, चिकित्सा, समाज सेवा और साहित्य और विज्ञान या खेल के क्षेत्र से किया जाता है, ठीक है। योग्यताएं हैं, वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष हो, वो पागल या दिवालिया ना हो, किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकारी लाभ के पद पर ना हो, और न्यायालय द्वारा फौजदारी मामलों में 2 या 2 वर्ष अधिक के कारावास दंड प्राप्त ना हो। राष्ट्रपति सदस्यों का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है, एक असंक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। उसके बाद इसका कार्यकाल एक स्थायी सदन है, इसका वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है, ठीक है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके बाद बाकी सब चीज़ें हैं जिनको आप देख सकते हैं, और 2 से 3 बार अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो राज्यसभा के बारे में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आप यहाँ से बना सकते हैं।
इससे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपको बनाने होंगे तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है सेल्फ स्टडी करना। लेकिन हमने मेन चीज़ें जो होती हैं राज्यसभा से जुड़ी हुई हो सकती है कि बहुत चीज़ें छूटी भी हों, लेकिन मैंने कोशिश किया है अधिक से अधिक चीज़ों को इसमें कवर कर लिया जाए। ठीक है, फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।